नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं की चर्चा की। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 73वां संशोधन जो कि नरसिम्हा राव सरकार के काल में लाया गया, संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, उसके बाद वो संशोधन लागू हो गया 24 अप्रैल 1993 को। राज्यों को 1 वर्ष का टाइम दिया गया जिसमें राज्यों को भी लागू करना था। राजस्थान ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया जो कि 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। ठीक है, जिसमें एक नया भाग 9 नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। इसी की हम विशेषताओं की बातें कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहली जो विशेषता कि भाई पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, नया भाग नई अनुसूची जोड़ी गई, 3 स्तरीय पंचायती राज की बात की गई, ग्राम सेवा की बात ग्राम सभा की हमने बात की। आज हम 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं को ही आगे बढ़ाते हैं और उसमें बात करते हैं इनमें आरक्षण की। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए हम आरक्षण की बात करते हैं कि किस किस को आरक्षण है। अनुच्छेद 243 डी 243 डी जिसमें पंचायती राज में आरक्षण की बातें की गई है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज इसमें याद रखना कि आरक्षण किस किस को दिया गया है पंचायती राज में। 73वां संशोधन कहता है केवल एसटी, एससी और महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। एसटी, एससी और महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। ओनली 3 के आरक्षण की बात करता है, ध्यान रखना। ओबीसी का आरक्षण है वो 73वें संशोधन के अनुसार नहीं है, बल्कि 73वें संशोधन के कार्यों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो अनिवार्य कार्य जो राज्य सरकार बाध्य है, दूसरा है ऐच्छिक कि राज्य सरकार लागू करे, वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो लागू करे या न करे। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि 73वें संशोधन के अनुसार ओबीसी को आरक्षण है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं है। ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ओबीसी को आरक्षण दे या नहीं दे। जबकि 73वां जो संशोधन है उसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई आरक्षण ओबीसी को नहीं है, बल्कि पंचायती राज में एससी, एसटी और केवल महिलाओं को आरक्षण है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले एससी की बात करें। एससी यानी अनुसूचित जाति, इसको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है, यानी जितनी % जनसंख्या उतना % आरक्षण। जैसे मान लीजिए किसी जिला परिषद क्षेत्र में एससी की जनसंख्या 20% है, तो उस जिला परिषद के 20 पद एससी के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी जिला परिषद क्षेत्र में एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जनसंख्या के अनुपात में, तो मान लो एससी की जनसंख्या 20% है, तो उस जिला परिषद में 20% सीटें हैं वो एससी की रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार एसटी के लिए मान लो कि 5% जनसंख्या है, तो एसटी को 5% आरक्षण रहेगा। और ये आरक्षण ओवरऑल राजस्थान के हिसाब से नहीं है, पर्टिकुलर जिला परिषदों के हिसाब से है, ग्राम पंचायतों के हिसाब से है, पंचायत समितियों के हिसाब से है कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र में उस जनजाति या अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। तो एसटी और एससी की बात करें तो दोस्तों दोनों को ही कैसा आरक्षण है, जनसंख्या के अनुपात में, जितने % जनसंख्या उतना % आरक्षण। नेक्स्ट बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को कितना आरक्षण है, 1/3 यानी 33%। कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। यानी जैसे मान लीजिए ओवरऑल राजस्थान में 11,152 सरपंच चुने जाने हैं, तो उनमें 33% महिलाएं होगी। जितने % जनसंख्या एसटी की है उतने % एसटी के होंगे, जितने % जनसंख्या एससी की है उतने % एससी के होंगे वो सरपंच। समझ गए ना। तो यहाँ पे महिलाओं को 73वें संशोधन के अनुसार कितना % आरक्षण है, 33%। लेकिन एक स्पेशल बात याद रखना दोस्तों, राजस्थान पर्टिकुलर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में महिलाओं को ध्यान रखना कितना % आरक्षण है, 50%। चूंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, विस्तृत कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो राज्य सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार है, उसने महिलाओं को पंचायती राज में कितना % आरक्षण दिया है, 50% आरक्षण दिया है। दोस्तों कितना % आरक्षण है, 50% आरक्षण दिया है। क्लियर है सबके। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि ओबीसी का आरक्षण 73वें संशोधन के अनुसार सीट आरक्षित करना अनिवार्य नहीं है, यानी ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीट आरक्षित करे या नहीं करे। शॉर्ट भाषा में मैं आपको बताऊं, 73D के तहत
SC ST और महिलाओं को आरक्षण है। ST और SC को जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को 73वें के अनुसार 33% है। जबकि राजस्थान आपसे पूछे तो राजस्थान में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्यकाल। कार्यकाल दोस्तों पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष होगा। इनका कार्यकाल पहली बैठक से लेकर कितने वर्ष? 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष से पहले किसी संस्था का विघटन हो जाता है तो 6 महीने में चुनाव करवाना अनिवार्य है। 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे पंचायती राज का कार्यकाल तो दोस्तों पहली बैठक से 5 वर्ष। मान लीजिए 5 वर्ष से पहले पंचायती राज की किसी संस्था का विघटन हो गया तो ध्यान रखना कितने महीने में चुनाव करवाना जरूरी है? 6 महीने में चुनाव करवाना जरूरी है। नेक्स्ट बात करें, जो नई पंचायत गठित होगी ना, विघटन के बाद नई पंचायत गठित होती है, वो पूरे 5 वर्ष कार्यकाल नहीं करेगी बल्कि दोस्तों शेष कार्यकाल के लिए काम करेगी। शेष कार्यकाल के लिए कार्य करेगी, ये विशेष बात याद रखना। यानी किसी पंचायत का विघटन हो जाता है और उसके नए चुनाव करवाए जाते हैं तो जो नई पंचायत गठित होती है ना, वो पूरे का 5 साल काम नहीं करती बल्कि शेष कार्यकाल के लिए ही बनती है। जैसे मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है, उसका विघटन हो गया 2 वर्ष के बाद, जो नई पंचायत बनेगी ना वो 5 वर्ष के लिए नहीं केवल 3 वर्ष के लिए बनेगी। समझ गए? तो कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष, विघटन की स्थिति में 6 महीने में चुनाव करवाना जरूरी। नवगठित पंचायत है, शेष कार्यकाल के लिए काम करेगी। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट बात करें राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों पहली चीज अनुच्छेद 243 तय, यानी इसमें आप ये भी कह सकते हैं 243 के में इसका उल्लेख किया गया है। अब ध्यान देना, सबसे पहली बात, राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है? पंचायतों के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इसी की है। पंचायत और नगर पालिकाओं के जो चुनाव करवाता है ना, वो राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। मूल संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग नहीं था। मूल संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान नहीं था, बल्कि 73वें संशोधन के अनुसार ही इसका किया गया, प्रावधान किया गया। 73वें संशोधन के अनुसार इसका गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न यहां पर आ जाता है कि पंचायती राज संस्था है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, इनके चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, न कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ ले, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि चुनाव का निर्णय कौन लेता है? दोस्तों निर्णय राज्य सरकार लेती है। कौन लेती है? राज्य सरकार लेती है। चुनाव करवाएगा तो राज्य निर्वाचन आयोग, जबकि चुनावों का डिसीजन कौन लेती है कि कब चुनाव होंगे, भाई कब चुनाव हो रहे हैं, इस बात का डिसीजन कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी कि भाई इस दिन चुनाव की घोषणा है कि भाई इस दिन होंगे, इस दिन आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता तो हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग लगाता है, लेकिन चुनाव की घोषणा है वो राज्य सरकार करती है कि इस दिन चुनाव होंगे। क्लियर है सबके? तो चुनाव करवाता कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। चुनाव की घोषणा कौन करती है? राज्य सरकार करती है। अब हम राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका गठन जुलाई 1994 को, गठन कब किया गया? जुलाई 1994 को। दोस्तों प्रश्न आता है कि राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, एक सदस्यीय निकाय है या बहुसदस्यीय निकाय है या द्विसदस्यीय निकाय है? दोस्तों केवल एक सदस्यीय निकाय है। केवल क्या है? एक सदस्यीय निकाय है, अर्थात केवल इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। केवल कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का केवल एक ही पद है इसमें। तो एक ही पद है तो इसे क्या बोलेंगे? एक सदस्यीय निकाय बोलेंगे। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल या तो 5 वर्ष होगा या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें जो भी पहले होगा वो इसका कार्यकाल माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, अगर आपसे पूछ ले कि राज्य निर्वाचन आयोग है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें जो पहले होता है वो माना जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, उसकी 55 वर्ष में राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया, तो 55 प्लस 5 कितने हो गए? 60 वर्ष। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितना माना जाएगा? 5 वर्ष। ऐसे मान लो एक व्यक्ति है, 63 साल की उम्र में उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया, तो 63 5 कितना हो गया? 68 हो गए। इसका मतलब 68, 65 पहले हो रहे हैं, तो इसका कार्यकाल कितना हो जाएगा? +2, यानी 2 वर्ष ही इसका कार्यकाल रहेगा।
तो समझ गए होंगे आई होप इस बात को। तो दोस्तों ध्यान रखना, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होता है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। और ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। और वर्तमान कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। ठीक है, तो इसमें याद रखना, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जुलाई 1994 में अस्तित्व में आया। कौन से संशोधन के तहत? 73वें संशोधन 1992 के तहत अस्तित्व में आया। पहली बात क्लियर। दूसरा, एक सदस्यीय निकाय, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद है इसमें, इसलिए एक सदस्यीय निकाय है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। और राजस्थान के प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे वो अमर सिंह राठौड़ थे और वर्तमान कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 से झ, या आप बोल सकते हो 243 से आई, 243 आई भी बोल सकते हो या 243 झ बोल सकते हो। राज्य वित्त आयोग है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? देखो सबसे पहले इसके कार्य की बात करें। प्रमुख कार्य, राज्य सरकार और पंचायतों के बीच वित्तीय बंटवारे का सुझाव देना। राज्य सरकार और पंचायतों के बीच वित्तीय बंटवारे का सुझाव देना कि राज्य सरकार के पास मान लो कि इतना धन है, उसमें पंचायतों को कितना देना है, ये डिसाइड कौन करता है? राज्य वित्त आयोग सुझाव देता है सरकार को कि भाई इसमें इतना % पंचायतों को दो ताकि वो गांवों में विकास कार्य करवा सके। तो उसके सुझाव हालांकि बाध्यकारी नहीं है सरकार के ऊपर, लेकिन सरकार उसके सुझावों को मान लेती है। तो ध्यान रखना, राज्य सरकार और पंचायतों के बीच धन के बंटवारे का सुझाव देने के लिए राज्यपाल कौन है? राज्यपाल प्रति 5 वर्ष या आवश्यकता होने पर पहले भी, जरूरी नहीं है 5 वर्ष, आवश्यकता होने पर पहले भी कौन? राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 243 झ में। दूसरा प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। क्या आवश्यकता होने पर 5 वर्ष से पहले किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, 5 वर्ष से पहले भी उसका गठन किया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग का काम क्या है? पंचायती राज, नगर पालिका और राज्य सरकार के बीच वित्तीय बंटवारे का सुझाव देना, ये इसका क्या है? काम है। अब राजस्थान में पहला वित्त आयोग, अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो पहला जो वित्त आयोग है उसका गठन 1995 में कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में, इसको के गोयल भी बोल सकते हो, के गोयल की अध्यक्षता में किया गया था। राजस्थान का जो पहला वित्त आयोग था वो 1995 में गठित किया गया कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में। दोस्तों वर्तमान पूछा जाता है अक्सर, तो वर्तमान में कौन सा चल रहा है दोस्तों? 5वां वित्त आयोग चल रहा है और उसकी अध्यक्षा कौन है दोस्तों? ज्योति किरण उसकी अध्यक्षा है। कौन है उसकी अध्यक्षा? ज्योति किरण। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया? 73वें में। कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख? 243 झ में। गठन कौन करता है? राज्यपाल। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर। काम क्या है? पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन की संस्था और राज्य सरकार के बीच वित्तीय बंटवारे का सुझाव देना। राजस्थान का पहला वित्त आयोग 1995 में, अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 5वां। बहुत जल्दी 6ठा भी आने वाला है, तो वो अपडेट रखना, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहना, ठीक है। तो वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 5वां। इसके अध्यक्ष कौन है? ज्योति किरण, जो कि महिला है ना। नेक्स्ट है दोस्तों शक्ति और दायित्व। शक्ति और दायित्व दोस्तों ध्यान रखना, संविधान की 11वीं अनुसूची जो कि 73वें संशोधन के अनुसार जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों का उल्लेख किया गया। पंचायतों के लिए कितनी विषयों का उल्लेख किया गया? 29। अब ध्यान देना दोस्तों, पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। राज्य सूची पर नियंत्रण किसका है? राज्य सरकार का। इसका मतलब इन 29 विषयों पर जो मूलभूत नियंत्रण है वो किसका है? राज्य सरकार का नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है? राज्य सरकार का नियंत्रण है। तो यहां पर राज्य सरकार से अपेक्षा की गई कि वह समय समय पर इन विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित करेगी। यानी राज्य सरकार ये 29 विषय है जो 11वीं अनुसूची में उल्लेखित है, पंचायतों के लिए, जो पंचायतों की शक्ति और दायित्व है, इनको पंचायतों को सौंपेगी समय समय पर, सभी 29 को, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो अब तक पंचायतों को 19 विषय हस्तांतरित किए जा चुके हैं। कितने विषय? 19 विषय हस्तांतरित राजस्थान में किए जा चुके हैं। 10 विषय पर नियंत्रण अभी भी राज्य सरकार का है
और अपेक्षा है बहुत जल्दी राज्य सरकार वो भी सभी पंचायतों को हस्तांतरित करेगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले पंचायतों की शक्ति और दायित्व का उल्लेख 11वीं अनुसूची में कितने विषय, 11वीं अनुसूची में पंचायतों हेतु 29 विषय है। इन 29 पर नियंत्रण अंतिम किसका है, राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार उनको सौंपेगी ताकि पंचायतें काम कर सके उन पे। और राजस्थान में अब तक 19 विषय हस्तांतरित किए जा चुके हैं। कब तक, 2 अक्टूबर 2010 तक, 2 अक्टूबर 2010 तक। आगे देखो 2 अक्टूबर 2010 को 5 विषय हस्तांतरित करने के साथ 19 हो गए, पहले 14 थे अब 19 हो गए। अब आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज की बात करें। राजस्थान में पंचायती राज, अभी तक तो हमने 73वें संशोधन की बात की। अब राजस्थान में कैसे क्या अप्लाई किया गया, कितनी क्या संस्थाएं हैं, उनका गठन किस प्रकार होता है, उन चीजों की हम बात करेंगे। राजस्थान में पंचायती राज, तो सबसे पहले देखो राजस्थान में इनके 3 स्तर है दोस्तों। निम्न स्तर है यानी ग्राम स्तर की बात करें, ये तो है ग्राम स्तर, ये है मध्य स्तर, मध्य स्तर, और ये है जिला स्तर। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जिनकी संख्या राजस्थान में है 11,152, 11,152। पंचायत समिति है मध्य स्तर पर 343 है राजस्थान में इनकी संख्या, और जिला परिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 33। तो राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपनाया गया है। राजस्थान में टोटल ग्राम पंचायत है 11,152, पंचायत समिति है 343, और प्रत्येक जिले में एक यानी जिला परिषदों की संख्या कितनी है, 33। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं हम ग्राम पंचायत की बात करें। ग्राम पंचायतों की संख्या दोस्तों कितनी है, ग्राम पंचायतों की संख्या 11,152, ये तो टोटल संख्या है। ठीक है, अब देखो इनके गठन की बात करें, सदस्य संख्या, किसी ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर ग्राम पंचायत की जनसंख्या 3000 जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, 3000 जनसंख्या है, तो दोस्तों 9 सदस्य होंगे, यानी कितने वार्ड बनाए जाएंगे, 9 वार्ड तो कम से कम बनाए जाएंगे। ये तो न्यूनतम है, कितने हैं, न्यूनतम कितने वार्ड बनाए जाएंगे, 9 वार्ड। कितनी जनसंख्या तक, 3000 जनसंख्या तक 9 वार्ड बनाए जाएंगे। आगे बात करें, प्रति 1000 जनसंख्या बढ़ जाती है तो 2 सदस्य बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए 3000 प्लस 1000 जनसंख्या बढ़ गई तो 2 वार्ड बढ़ा दिए जाएंगे, 9 प्लस 2। ठीक है, फिर प्लस 1000 हो गई तो फिर 11 प्लस 2, फिर 1000 हो गई तो 13 प्लस, हाँ भाई, तो देखो 3000 जनसंख्या है, 3000 जनसंख्या तक तो कितने वार्ड होंगे, 9। 4000 हो गई तो 11, 5000 हो गई तो 13, 6000 हो गई तो 15 वार्ड। यानी जैसे जैसे 1000 जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे 2-2 वार्ड बढ़ा दिए जाएंगे। तो आपसे यहां पर पूछ ले किसी ग्राम पंचायत में न्यूनतम कितने वार्ड हो सकते हैं, 9 वार्ड हो सकते हैं। कितनी जनसंख्या तक, 3000 जनसंख्या तक। फिर जैसे मान लो कि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 4000 है तो कितने वार्ड होंगे, 9 प्लस 2, क्योंकि प्रति 1000 पर कितने बढ़ा दोगे, 9, 2, तो 9 प्लस 2। ठीक है, 9 प्लस 2, तो ये बढ़ा दिए जाएंगे। क्लियर है सबके। अब आगे देखो, ये तो हो गया इनका गठन, 3000 पर 9 सदस्य, प्रति 1000 पर 2 सदस्य बढ़ाए जाएंगे। आगे बात करें दोस्तों, अब इसमें देखो इसके अध्यक्ष होता है, उसको तो क्या बोलते हैं, सरपंच। उपाध्यक्ष को क्या बोलते हैं, उप सरपंच। और सदस्यों को क्या बोलते हैं, वार्ड पंच। सदस्यों को क्या बोलते हैं, वार्ड पंच। तो एक ग्राम पंचायत का जो गठन है, ग्राम पंचायत का जो गठन है दोस्तों, सरपंच प्लस उप सरपंच प्लस वार्ड पंच। चुनावों की मैं एक जगह ही बात कर लेता हूं दोस्तों। सभी 6 निकाय, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति, जिला परिषद, या फिर नगर पालिका और नगर परिषद और नगर निगम, चुनाव में एक जगह बता देता हूं, अध्यक्षों में केवल सरपंच ऐसा अध्यक्ष है, 6 निकाय पढ़ेंगे हम टोटल, 6 में केवल सरपंच ऐसा है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। बाकी सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सरपंच को छोड़कर बाकी सभी अध्यक्ष उपाध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी सदस्य अपने में से करते हैं। समझ गए। और सभी
6 निकायों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, वार्ड के मतदाता वयस्क मताधिकार के आधार पे करते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों सरपंच का चुनाव तो कैसे होता है? प्रत्यक्ष। ठीक है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष। कौन करता है? अप्रत्यक्ष कौन करता है दोस्तों? ग्राम पंचायत के सदस्य अपने में से, ग्राम पंचायत सदस्य अपने में से करते हैं। ठीक है। वार्ड पंचों का चुनाव भी कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, वार्ड के मतदाता वयस्क मताधिकार के आधार, वार्ड के मतदाता वयस्क मताधिकार के आधार, वयस्क मताधिकार के आधार पर करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे ग्राम पंचायत सरपंच प्लस उप सरपंच प्लस वार्ड पंच। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के वयस्क मतदाता करते हैं, प्रत्यक्ष होता है सरपंच का, और केवल सभी अध्यक्ष उपाध्यक्षों में सरपंच ऐसा है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। बाकी सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। आपसे पूछ ले प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष, आपसे पूछ ले महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष, सदस्य अपने में से करते हैं। अब पूछ लिया उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष, आपसे पूछे उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष तो होता है लेकिन करते कौन है? ग्राम पंचायत के सदस्य अपने में से, ग्राम पंचायत के सदस्य अपने में से। अब नेक्स्ट बात याद रखना दोस्तों, ग्राम पंचायत पर एक प्रशासनिक प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रमुख जिसे बोलते हैं सचिव, जिसे क्या बोला जाता है? सचिव बोला जाता है। यह प्रशासनिक प्रमुख ग्राम पंचायतों के कार्यों में सलाह देने के लिए, कार्यों पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहां पर अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव या प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, पंचायत समिति में प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, जिला परिषद में प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो आप, और ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रशासनिक प्रमुख इसका काम क्या है? एक तो सरपंच को सहायता, या ग्राम पंचायत के जो राजनीतिक सदस्य होते हैं उनको सहायता प्रदान करना, उनके कार्यों पर निगरानी रखना, ये इसका काम होता है। ग्राम पंचायत स्तर पर जो प्रशासनिक प्रमुख होता है ग्राम सेवक होता है। आजकल इसको नाम क्या दे दिया गया? ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी। जबकि 73वें संशोधन में क्या कहा गया? इसे ग्राम सचिव कहा गया। तो आपसे ये तीनों ऑप्शन में जो भी हो वो उत्तर लगाना है, ग्राम सेवक, ग्राम सचिव या ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करें त्याग पत्र। तो देखिए दोस्तों, यहां पे चाहे वार्ड पंच हो, चाहे उप सरपंच हो, चाहे सरपंच हो, तीनों के तीनों अपना त्याग पत्र किसको देंगे दोस्तों? बीडीओ को, खंड विकास अधिकारी को देते हैं। किसको देते हैं? खंड विकास। यहां मैं लिख देता हूं, तीनों खंड विकास अधिकारी को देते हैं, खंड विकास अधिकारी को देते हैं, जिसको बोलते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको देते हैं। और दोस्तों शपथ कौन दिलवाता है? रिटर्निंग ऑफिसर दिलवाता है। जो चुनाव करवाता है वही इनको शपथ दिलवाता है। क्लियर है? मैं एक बार इसको डिटेल से और बता देता हूं ताकि आगे दो आसानी से आप समझ जाओ। दोस्तों ग्राम पंचायत राजस्थान में 11,152, इनका गठन किस आधार पे होता है? जनसंख्या के आधार पर। 3,000 जनसंख्या है तो 9 सदस्य, फिर जैसे जैसे 1,000 जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो प्रति 1000 पर 2-2 सदस्य बढ़ा दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें किससे मिलकर बनती है? सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। सरपंच इसका अध्यक्ष होता है, उप सरपंच इसका उपाध्यक्ष होता है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष ग्राम पंचायत के वयस्क मतदाता करते हैं। उप सरपंच है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष यानी ग्राम पंचायत के जो वार्ड पंच होते हैं वो अपने में से करते हैं। ठीक है? और वार्ड पंचों का चुनाव वार्ड के मतदाता वयस्क मताधिकार के आधार पे, वार्ड के मतदाता न कि ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड के मतदाता वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है? यहाँ पे सचिव या प्रशासनिक प्रमुख ग्राम पंचायत में कौन होता है? ग्राम सेवक होता है, या ग्राम विकास अधिकारी भी बोल सकते हो, ग्राम सचिव भी आप बोल सकते हो। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। ये तीनों त्याग पत्र किसको देते हैं? चाहे वार्ड पंच हो, चाहे सरपंच हो या उप सरपंच हो, तीनों अपना त्याग पत्र खंड विकास अधिकारी बीडीओ को देते हैं। किसको देते हैं? बीडीओ को देते हैं। इनको शपथ कौन दिलवाता है दोस्तों? तो इनको शपथ दिलाता है रिटर्निंग ऑफिसर, यानी जो चुनाव अधिकारी होता है ना वही इनको शपथ दिलवाता है पद की। नेक्स्ट है दोस्तों पंचायत समिति। राजस्थान में इनकी टोटल संख्या 343 है। 48 नई पंचायत समितियां बनाई गई। आप इसको ये भी कह सकते हो 295
प्लस 48 नहीं, 48 से नहीं, ठीक है। टोटल पंचायत समितियां राजस्थान में अब की कंडीशन की बात करें तो 343 हो गई, ठीक है। सदस्य संख्या की बात करें कि पंचायत समिति में कितने क्या सदस्य होंगे, तो दोस्तों 1 लाख तक की जनसंख्या पर, 1 लाख जनसंख्या पर 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य? 15। और जैसे जैसे प्रति 15,000 जनसंख्या बढ़ेगी तो 2 सदस्य बढ़ा दिए जाएंगे। अगर किसी पंचायत समिति की 1 लाख तक जनसंख्या है तो कितने सदस्य होंगे? 15। और 1 लाख के बाद जैसे जैसे 15,000 बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 2 सदस्य बढ़ा दिए जाएंगे। यानी न्यूनतम कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 15 तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, किससे मिलकर बनती है? प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, डेलीगेट। इनको डेलीगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलीगेट, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर आपसे प्रश्न पूछ ले, पंचायत का मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति है, उसके अध्यक्ष को क्या नाम दिया गया? प्रधान। उपाध्यक्ष को उप प्रधान, और बाकी होते हैं सदस्य। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि सरपंच को छोड़कर बाकी अध्यक्ष उपाध्यक्षों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। तो इन दोनों का ही चुनाव कैसे होगा? इसका भी अप्रत्यक्ष और इसका भी अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष कर्ता कौन है? पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य अपने में से करते हैं, ठीक है। इनका चुनाव पंचायत समिति के सदस्य अपने में से चुनाव करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी पंचायत समिति की सदस्य संख्या 15 है, तो इन 15 सदस्य अपने में से एक तो अध्यक्ष चुनेंगे, अपने में से उन्हीं 15 में से, और एक क्या चुनेंगे? उपाध्यक्ष चुनेंगे। तो वो सदस्य संख्या 15 ही बनी रहेगी, न कि 17 हो जाएगी। समझ गए ना? क्योंकि अपने में से चुनते हैं। इसके अलावा वार्ड सदस्य है, इनका चुनाव कैसे होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष होता है। वार्ड के सदस्य वार्ड के जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर करती है, ठीक है। वार्ड की जनता वयस्क मताधिकार के आधार। दोस्तों इसमें भी प्रशासनिक प्रमुख होता है, उसको भी क्या बोलते हैं? सचिव बोला जाता है। और ये भी राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। इसके सचिव को क्या बोला जाता है? खंड विकास अधिकारी। आपसे पूछ ले, पंचायत समिति है, उसके प्रशासनिक प्रमुख को क्या नाम दिया गया? खंड विकास अधिकारी। या उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, जिसकी नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करें त्याग पत्र। तो पंचायत समिति के सदस्य और उप प्रधान, ये दोनों ही ध्यान रखना किसको देते हैं? प्रधान को देते हैं। ये तो किसको देंगे? प्रधान को। और प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा, ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? प्रधान को। उप प्रधान किसको देता है? प्रधान को। लेकिन प्रधान किसको देता है? जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देता है। ध्यान रखना, प्रधान किसको देता है? जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, पंचायत समिति राजस्थान में 343, कितनी नई बनाई गई? 48 नई बनाई गई। सदस्य संख्या 1 लाख जनसंख्या पर तो 15 सदस्य, प्रति 15,000 जनसंख्या बढ़ने पर कितने बढ़ाए जाएंगे? 2 सदस्य बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रधान, उप प्रधान सदस्यों से मिलकर यह पंचायत समिति बनती है। प्रधान इसके अध्यक्ष को कहा जाता है, उप प्रधान इसके उपाध्यक्ष को। प्रधान और उप प्रधान है, इन दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। पंचायत समिति के सदस्य अपने में से एक प्रधान चुनते हैं, एक उप प्रधान, जबकि सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्षकर्ता कौन है? पंचायत समिति के जो वार्ड बनाए जाते हैं तो प्रत्येक वार्ड के मतदाता वयस्क मताधिकार के आधार पर करते हैं। पंचायत समिति स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, जो कि खंड विकास अधिकारी होता है, बीडीओ होता है। ये आरएस से चुनकर आते हैं ना, आरएस फाइट करके आते हैं। त्यागपत्र तो पंचायत समिति के सदस्य और उप प्रधान तो अपना त्यागपत्र प्रधान को देता है, और प्रधान अपना त्यागपत्र है वो जिला प्रमुख को देता है। नेक्स्ट है दोस्तों जिला परिषद। अच्छा, एक चीज और, पंचायत समिति है ना, उसमें कुछ पदेन सदस्य और होते हैं। निर्वाचित सदस्य के अतिरिक्त पदेन सदस्य होते हैं। ये कौन होते हैं? निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त, निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त होते हैं। ध्यान रखो, निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त ये पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है।
यानी जो जिस पद पे होगा वो पंचायत समिति का ऑटोमेटिक पदेन सदस्य माना जाएगा। ये पदेन सदस्य भी राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको बनाए या नहीं बनाए, अनिवार्य नहीं है, राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि पंचायत समिति में पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पंचायत समिति क्षेत्र में आने वाले सभी सरपंच, जैसे मान लीजिए ये पंचायत समिति है, इसमें ये 9 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी है? 9 ग्राम पंचायतें हैं। तो इन 9 ग्राम पंचायतों के सभी सरपंच, इन 9 ग्राम पंचायतों के 9 के 9 सरपंच पंचायत समिति के पदेन सदस्य माने जाएंगे। तो पंचायत समिति क्षेत्र के सभी सरपंच हैं वो इसके पदेन सदस्य माने जाएंगे। पंचायत समिति क्षेत्र में एक विधायक भी होता है, पंचायत समिति क्षेत्र का एक विधायक, ये भी क्या होगा? इसका पदेन सदस्य माना जाएगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, पदेन सदस्यों को अधिकार कितने क्या दिए गए हैं? पदेन सदस्य होते हैं ना, वो प्रधान उप प्रधान को चुनने और हटाने के संबंध में वोट देने का अधिकार नहीं है। यानी प्रधान को चुनने, उप प्रधान को चुनने में पदेन सदस्यों का कोई रोल नहीं है, ये वोट नहीं दे सकते। उनको हटाने के संबंध में भी ये वोट नहीं दे सकते। बाकी सभी मामलों में ये वोटिंग कर सकते हैं। बाकी सभी मामलों में क्या कर सकते हैं? ये वोटिंग कर सकते हैं। ध्यान रखना, पदेन सदस्यों को वोट का अधिकार, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रधान उप प्रधान को हटाने और चुनने को छोड़कर बाकी सभी मामलों में इनको वोट देने का अधिकार है। तो आपसे पूछ ले पंचायत समिति क्षेत्र में पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों उस क्षेत्र में आने वाले सभी सरपंच प्लस उस क्षेत्र का विधायक पंचायत समिति का पदेन सदस्य होगा। अब बात करते हैं दोस्तों जिला परिषद की। राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं, तो जिला परिषद भी कितनी है? 33। सदस्य संख्या 4 लाख जनसंख्या तक तो कितने सदस्य होंगे दोस्तों? 17 सदस्य। प्रति 1 लाख जनसंख्या बढ़ने पर कितने बढ़ाए जाएंगे? 2 सदस्य बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जिला परिषद किससे मिलकर बनती है? जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, वार्ड सदस्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं जिला प्रमुख, उपाध्यक्ष को उप जिला प्रमुख, और सदस्यों को क्या बोलते हैं? वार्ड सदस्य बोलते हैं। जिला प्रमुख है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। उप जिला प्रमुख, इसका चुनाव भी कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। करता कौन है इनका चुनाव? जिला परिषद सदस्य। जिला परिषद सदस्य अपने में से चुनते हैं, अपने में से चुनते हैं। ठीक है, जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख इनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। कौन चुनता है इनको? जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, जो वार्डों के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, वो सदस्य अपने में से एक जिला प्रमुख चुनेंगे और एक उप जिला प्रमुख चुनेंगे। प्लस इस वार्ड सदस्य, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। वार्डों के मतदाता अपने में से, वार्डों के मतदाता अपने में से नहीं, सॉरी, वयस्क मताधिकार के आधार, वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव करते हैं। यहां पर भी प्रशासनिक प्रमुख होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सचिव। जिला परिषद स्तर का सचिव। इसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और ध्यान रखना, जिला परिषद स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, सीईओ, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें त्याग पत्र की। तो जिला परिषद के सदस्य और उप जिला प्रमुख, ये तो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं दोस्तों? जिला प्रमुख को। जिला परिषद के सदस्य उप जिला प्रमुख है, ये तो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? जिला प्रमुख को। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देता है? संभागीय आयुक्त को देता है। किसको देता है? संभागीय आयुक्त को देता है। दोस्तों पंचायत समिति की तरह जिला परिषद में भी पदेन सदस्य होते हैं। अब जिला परिषद में पदेन सदस्य कौन कौन होंगे? जिला परिषद में भी पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन? जिला परिषद क्षेत्र के सभी प्रधान, जिला परिषद क्षेत्र के सभी विधायक, जिला परिषद क्षेत्र का सांसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य, ये पदेन सदस्य होते हैं।
यानी जिला परिषद क्षेत्र में आने वाले सभी प्रधान, एक जिला परिषद क्षेत्र में आने वाले सभी विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, एक जिला परिषद क्षेत्र से आने वाले सभी संसद के सदस्य, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, सभी सांसद। वैसे तो एक ही होता है, लेकिन कई जगह एक से ज्यादा, मान लो कोई राज्यसभा से चला गया उस जिले से, तो वो भी इसका पदेन सदस्य माना जाएगा। और पदेन सदस्यों को ध्यान रखना दोस्तों, जिला परिषद को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने और हटाने के संबंध में वोट देने का अधिकार नहीं है। बाकी सभी मामलों में वो वोट दे सकते हैं, बाकी सभी मामलों में वोटिंग कर सकते हैं। क्लियर है? रिपीट करता हूं एक बार दोस्तों। तीसरा पंचायती राज का उच्च स्तर है जिला परिषद। राजस्थान में जिला परिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33। राजस्थान में जिला परिषद कितनी है? 33। ठीक है, जिला परिषदों की संख्या है 33। अब बात करते हैं सदस्य संख्या। 4 लाख तक की जनसंख्या है तो 17 सदस्य होंगे, यानी न्यूनतम 17 सदस्य होंगे। फिर 4 लाख के बाद अगर प्रति 1 लाख बढ़ती है तो 2 सदस्य बढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जिला प्रमुख, उपजिला प्रमुख और सदस्य। जिला प्रमुख, उपजिला प्रमुख का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष। जिला परिषद के सदस्य अपने में से करते हैं, जबकि सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष वार्ड के मतदाता वयस्क मताधिकार के आधार पर करते हैं। जिला परिषद है, जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, और यह होता कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, जो जिला परिषद को प्रशासनिक सहायता भी प्रदान करता है, उसके कार्यों पर निगरानी भी रखता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है त्याग पत्र। तो जिला परिषद के सदस्य और उप जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र है वो जिला प्रमुख को देता है, और जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र है वो संभागीय आयुक्त को देता है। किसको देता है? संभागीय आयुक्त को देता है। इसमें पदेन सदस्यों की बात करें तो दोस्तों जिला परिषद क्षेत्र में आने वाले सभी प्रधान यानी पंचायत समिति के सदस्य प्लस उस जिले से जितने भी विधायक चुने जाते हैं वो सारे के सारे विधायक, उस जिले का सांसद, उस जिले का सांसद, ये सारे के सारे जिला परिषद के सदस्य माने जाते हैं। इनके अधिकारों की अगर बात करें तो जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के संबंध में, चुनने के संबंध में इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। बाकी सभी मामलों में ये वोट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकते हैं। अध्यक्षों को कैसे हटा सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछ ले कि भाई पंचायत सरपंच को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। प्रधान को हटाना है, कैसे हटाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें मोटी मोटी बातें करते हैं, 1 मिनट। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली बात इसमें काफी इंपॉर्टेंट, अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। याद रखना, 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। पहली बात, जैसे मान लो सरपंच को हटाना है, सरपंच को चुन लिए, तुरंत अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। चुनाव उसको चुने हुए 2 वर्ष हो गए, उसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। पहली बात। प्रस्ताव 1/3 सदस्यों के समर्थन पर लाया जाता है। 1/3 सदस्यों के समर्थन पर लाया जा सकता है, यानी जब तक 1/3 सदस्य समर्थन नहीं करते तब तक अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई नहीं होगी, रखा ही नहीं जाएगा। यानी कम से कम 1/3 सदस्य समर्थन करेंगे तो ही अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई होगी। नेक्स्ट, कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से, कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना जरूरी है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष बाद लाया जाता है, 1/3 सदस्यों के समर्थन पर लाया जाता है। पारित होने के लिए 3/4 सदस्यों का बहुमत चाहिए। कुल सदस्यों के 3/4 सदस्य कह दे कि भाई अमुक अध्यक्ष लायक नहीं है, इसको हटाओ, तो 3/4 उसके पक्ष में वोट देंगे, तो फिर सरपंच, प्रधान या उप प्रधान या जिला प्रमुख हटा हुआ मान लिया जाएगा। और अगर एक बार असफल हो गया, ये एक बार असफल हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव,
तो अगला अविश्वास प्रस्ताव 1 साल बाद ही लाया जाता है। मान लो कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो पारित नहीं हुआ, असफल हो गया, तो अगला अविश्वास प्रस्ताव है ना वो 1 साल बाद लाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों, अंतिम जो 1 साल होता है उसमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता, क्योंकि 1 साल का टाइम पीरियड है ना, तो अंतिम में नहीं लाया जाता ना। तो ध्यान रखना, पंचायत राज संस्था के तीनों अध्यक्षों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के 2 वर्ष बाद ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव 1/3 सदस्यों के समर्थन पर लाया जाता है। पारित 3/4 सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए। एक बार असफल हो गया तो अगला 1 साल बाद लाया जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा जा रहा है यहां से, पैसा एक्ट। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, इसको बोलते हैं शॉर्ट में पैसा एक्ट। क्या बोला जाता है दोस्तों? पैसा एक्ट 1996। पैसा एक्ट 1996 क्यों बनाया गया, केवल डिटेल से समझो इसको दोस्तों। क्यों बनाया गया इसको समझना है पहले, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इधर ध्यान मत दो ना। देखो 73वां संशोधन है, उनके लिए बनाया गया जो सामान्य समाज की धारा से जुड़े हुए हैं, सामान्य कानूनों को, सामान्य भाषा को, सामान्य संस्कृति को समझते हैं, उनके ऊपर तो 73वां संशोधन लागू हो जाता है दोस्तों। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वो हमारी भाषा नहीं समझते, वो हमारी संस्कृति को नहीं जानते, वो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सामान्य कानूनों की भाषा को नहीं समझते। उनके अपने कानून होते हैं, उनके अपने रीति रिवाज होते हैं, उनकी अपनी परंपराएं होती है, वही उनकी असली जिंदगी है। सोच के देखो कि अगर 73वां संशोधन हम उनके ऊपर लागू कर दे तो क्या पंचायती राज वहां पर सफल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी दोस्तों। वो अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों को नहीं जानते, तो उनके ऊपर जबरदस्ती अगर वो थोपा भी जाएगा ना, तो सही तरीके से उन लोगों का विकास नहीं हो सकता, सही तरीके से राजनीति की उनको जानकारी नहीं हो पाएगी, सही तरीके से बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए संसद ने 1996 में पैसा एक्ट बनाया। तो अब ये तो समझ गए होंगे कि पैसा एक्ट कहां पर लागू होता है? जनजातीय क्षेत्रों में लागू होता है दोस्तों। कहां पे लागू होता है? जनजातीय क्षेत्रों में लागू होता है, आदिवासी क्षेत्रों में यह लागू होता है, जो कि संसद के द्वारा बनाया गया। अब आइए आप इसमें, सबसे पहला तो यह अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया। भाई देखो, पहला और वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, अभी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था, पैसा एक्ट 1996 कौन सी समिति की सिफारिश पर? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर यह पारित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा पारित किया गया दोस्तों? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा पारित किया गया। संसद ने बनाया यह कानून और लागू किया। ठीक है, 73वां संशोधन 1992 यानी संविधान का भाग 9 जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। 73वां संशोधन जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्र का मतलब क्या है? आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, टीएसपी क्षेत्र, टीएसपी एरिया होता है, वहां पर 73वां एक्ट लागू नहीं होता है, 73वां संशोधन लागू नहीं होता है। इन क्षेत्रों में पंचायतों का विकास हेतु संसद के द्वारा कानून बनाकर पैसा एक्ट 1996 लागू किया गया। यानी उन क्षेत्रों में पंचायती राज के विकास हेतु, पंचायती राज के विस्तार हेतु संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा पैसा एक्ट 1996 बनाया और इन क्षेत्रों में लागू किया, ताकि पंचायती राज का विकास यहां पर भी हो सके। तो दोस्तों वहां पे 73वां संशोधन नहीं बल्कि पैसा एक्ट 1996 लागू होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? मुख्य उद्देश्य देखिए इसके, पहला उद्देश्य क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार करना। पहला उद्देश्य क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार करना, उन्हीं की भाषा शैली में, उन्हीं के कानूनों में पंचायतों का विस्तार करना, साथ ही स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। उन क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को सशक्त बनाना, वहां के विकास के लिए उत्तरदायी बनाना। दोस्तों वहां के अपने नेता होते हैं, अपने पंच पटेल होते हैं। तो इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों न वहां की ग्राम सभा जो पारंपरिक बैठक होती थी वहां पर, उसी को मजबूत बना दो ताकि वही वहां का विकास कर सके।
उसको मजबूत बनाओ, तो इसको मजबूत बनाना भी था। इसके अलावा जनजातियों की जो परंपराएं हैं, प्रथा है, उनका संरक्षण करना, परंपरा और प्रथाओं का क्या करना, संरक्षण करना, जनजातियों की जीवन शैली और संस्कृति की रक्षा करना, जनजातियों की जीवन शैली संस्कृति की रक्षा करना। शॉर्ट में मैं बात करूं दोस्तों, 73वां संशोधन जनजातीय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं होता, तो वहां पर पंचायती राज के सपने को साकार करने के लिए पैसा एक्ट बनाया गया, वहां पर स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए पैसा एक्ट बनाया गया, वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग से वहां का विकास करने के लिए यानी ग्राम सभा को मजबूत बनाया गया ताकि उन्हीं के सहयोग से वहां का विकास कर सके। वहां की परंपरा है, वहां की जीवन शैली है, वहां की प्रथाएं हैं, वहां के कानून हैं, उनका संरक्षण करना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5वीं अनुसूची इसी से जुड़ी हुई है, 5वीं जो अनुसूची है वो इसी से जुड़ी हुई है, यानी 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है। कितने राज्यों को, 10 राज्यों को जनजातीय क्षेत्र, 10 राज्यों के कुछ क्षेत्रों को, 10 राज्यों के क्षेत्रों को, ठीक है, संपूर्ण राज्यों को नहीं, उनके कुछ स्पेशल क्षेत्र जहां जनजातीय बाहुल्य में है उनको जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया। वो 10 राज्य याद रखना दोस्तों, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और दोस्तों राजस्थान भी है इसमें, दोस्तों राजस्थान भी इसमें है जो 5वीं अनुसूची में जनजातीय घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा संपूर्ण जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है, संपूर्ण टीएसपी क्षेत्र घोषित किया गया है, टीएसपी क्षेत्र घोषित किया गया है राजस्थान का, कौन सा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब एक चीज और याद रखना, 5वीं अनुसूची में यह क्षेत्र, जैसे आंध्र प्रदेश पूरा नहीं है, आंध्र प्रदेश का पर्टिकुलर कोई एरिया जहां पर जनजातियां बहुत ज्यादा है उसको टीएसपी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ऐसे ही महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, तो राजस्थान के उदयपुर भी है इसमें शामिल। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना डूंगरपुर और बांसवाड़ा पूर्णतः जनजातीय क्षेत्र घोषित किए गए हैं। क्लियर है, एक चीज ध्यान रखना, किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करता कौन है दोस्तों, ठीक है, तो किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास है। तो दोस्तों ये था अपना पैसा एक्ट। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको दोस्तों, सबसे पहला पैसा एक्ट कब बनाया गया, 1996 में। किसने बनाया ये कानून, संसद के द्वारा बनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट, इसी में कौन सी समिति की सिफारिश पर, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर यह लाया गया। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, अब इसमें कहां पर लागू होता है ये दोस्तों, ये जनजातीय क्षेत्रों में लागू होता है, टीएसपी क्षेत्र में, ट्राइब जो एरिया है वहां पर यह लागू होता है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार करना, वहां पर स्थानीय शासन को बढ़ावा देना, वहां पर ग्राम सभा को मजबूत करते हुए उसके सहयोग से विकास करना, वहां की परंपरा, जीवन शैली, प्रथा है, वहां के कानून हैं, उनका संरक्षण करना। ठीक है, 5वीं अनुसूची में कितने राज्य जनजातीय घोषित किए गए हैं, 10 राज्य, नाम याद रखने हैं। राजस्थान इसमें है। ठीक है, आपसे पूछ ले राजस्थान के कौन से 2 जिले पूर्णतः जनजातीय घोषित किए गए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, इसी में याद रखना किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कौन करता है, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके घोषित करता है। हो गए देख। अब दोस्तों लास्ट था पंचायती राज का, पंचायती राज के वित्तीय स्रोत, वित्तीय स्रोत मतलब धन के स्रोत, धन के स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे पंचायती राज के पास धन कहां से आता है, ताकि वो वहां कल्याण कर, जनता का कल्याण करने के लिए, योजनाएं चलाने के लिए, काम करने के लिए पैसे कहां से आते हैं, तो इसके पास देखो खुद भी टैक्स लगाती है, राज्य सरकार से भी फंड आता है, केंद्र सरकार से भी फंड आता है। तो इसी को हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला है केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान। दोस्तों केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्र सरकार, केंद्रीय वित्त आयोग है, उसका मुख्य काम क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय बंटवारे का सुझाव देना। तो केंद्र सरकार राज्यों को जो धन देती है उसको भी अनेक मद में बांट देती है। केंद्र कहती है कि भाई इतने रुपए तो आप पंचायती राज में खर्च करो, इतने रुपए आप बिजली वगैरह में खर्च करो, इतने रुपए सामुदायिक विकास कार्यों में खर्च करो, इतने रुपए किसी और में। तो केंद्र सरकार का जो वित्त आयोग है ना,
उसकी अनुशंसाओं से कुछ रुपए प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग भी, राज्य वित्त आयोग का काम तो है ही पंचायती राज राज्य सरकार के बीच धन के बंटवारे का सुझाव देना। तो राज्य वित्त आयोग जो अनुशंसा करता है उससे जो अनुदान प्राप्त होता है ये भी इनके लिए एक साधन है। इसके अलावा राज्य सरकार से ये कर्ज भी ले सकती है, राज्य सरकार से ये क्या ले सकती है, कर्ज भी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की कोई योजना और अतिरिक्त केंद्रीय मदद के नाम पर भी इनको थोड़ा बहुत मिल जाता है। केंद्र सरकार की कोई योजना है पंचायती राज से रिलेटेड तो उन योजनाओं के माध्यम से भी इनको पैसे मिलते हैं। इसके अलावा ये खुद भी स्थानीय कर लगा सकती है, खुद भी, जैसे मान लो कि किसी ग्राम पंचायत स्तर पर कोई मेला आयोजित किया गया तो उस मेले के नाम पर भी ये टैक्स लगाती है, ठीक है, या किसी सड़क पथ के नाम पर ये टैक्स लगा देते हैं या रॉयल्टी के नाम पर ये टैक्स लगा सकती है। तो दोस्तों ये पंचायती राज के वित्तीय साधन है, यहां से इन स्रोतों से उसको धन प्राप्त होता है। तो दोस्तों पंचायती राज टॉपिक था वो अपना पूरा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। इसमें फिर भी अगर आपके कोई किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, वहां आप प्रश्न कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पूरा पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर निकालना ताकि आप अपने आप को परख सको। नेक्स्ट टॉपिक हम नगर पालिका पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।